हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी साथी एकदम बेहतरीन होंगे। और मेरे भाई इस एलटी ग्रेड, जीआईसी, डीएसएसबी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी अन्य सभी परीक्षाओं को लेकर के ये जो प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है, इस प्रैक्टिस सेट के सेशन में आप सभी साथी आ चुके होंगे। यदि जो साथी अभी तक नहीं आए हैं, जो भाई अभी नहीं आ पाए हैं, आप सभी साथी के पास अपने जो भी आपके पास चैनल है, जो भी आपके पास मेरे भाई सोशल मीडिया के जरिए हैं, उनके सहारे आप अन्य साथियों तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास करें। मेरे भाई जैसे कि आपको पता है, ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज रखी गई है। पिछली जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें ये क्लास 10 ही क्वेश्चंस करवा पाया मैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो वीडियो थी वो काफी लंबी होती जा रही, काफी बड़ी होती जा रही थी। तो ऐसे आज भी कुछ सवालों को करेंगे। पिछले जो प्रीवियस ईयर के सवाल थे, उन सवालों को जो हमने छोड़ के रखा है, उसी सवालों से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी आप देख पाएंगे। जिन भी साथी को ये चीज याद होगी तो बिल्कुल आप एक बार देखो, वैसे के वैसे लगा के रखो, बिल्कुल याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 किसकी रचना हो जाएगी भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, याद होगा आपको। और कुछ देखो लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का। बिल्कुल ऐसे फटाफट आप याद करते हुए बढ़ चलेंगे। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, ये आपने देखा। इसमें आपने देखा था भैया, मोतीलाल मेनारिया के द्वारा राजस्थानी पिंगल साहित्य या राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक लिखी गई है। आगे आपने देखा यहाँ पे कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो बिल्कुल आपको पता भैया, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके ढेर सारे पॉइंट हमने याद रखवाए कि भैया रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, रीति काल को रीति काव्य किसने कहा, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, रीति काल को रीति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति काल को कला काल किसने कहा? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? तो त्रिलोचन शर्मा। आप इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखेंगे, है ना मेरे भाई। आगे आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी आपको याद होना चाहिए। आते हैं भैया, ढेर सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चंस हो जाएगा। यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चंस हमारा मेरे भाई होगा, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? बिल्कुल शानदार जवाब आपका आना चाहिए। सर, कविता कौमुदी किसकी रचना है? क्या श्याम सुंदर दास की है, राहुल सांकृत्यायन की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, या राम नरेश त्रिपाठी जी की है? बताना इस सवाल का जवाब। आप सभी साथी से मैं उम्मीद करता हूं सभी साथी इस सवाल का जवाब बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देंगे। एक बार मैं देख लेता हूं भाई वीडियो कैसी चल रही है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। आप सभी साथी इसका जवाब देंगे कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। तो आपका जवाब निकल के आएगा, सर कविता कौमुदी जो रचना है वो किसका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का है। किसकी रचना मेरे भाई? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है ये। ठीक है, आप बिल्कुल लिख पाएंगे। ध्यान देना इस बात को कि जो कविता कौमुदी है, इसमें लगभग 1500 से अधिक लोक गीतों का संग्रह किया है। जो कविता कौमुदी है, ये लगभग 1500 से अधिक लोक गीतों की संग्रह है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं भैया कि कविता कौमुदी, सॉरी यहां ध्यान देंगे आप कि कविता कौमुदी, आप लिखेंगे कविता कौमुदी। क्या लिखेंगे भैया? कविता कौमुदी। ये जो है, ये लगभग 1500 से अधिक, 1500 से अधिक अधिक लोक गीतों का संग्रह है। 1500 से अधिक लोक गीतों का संग्रह है ना। एक चीज और याद रखना, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल आपको पता है। इसकी रचना जो की भैया, वो रचना किसने की? तो आपको पता है, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने की है, राम नरेश त्रिपाठी। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जो राम नरेश त्रिपाठी भी, इनको क्या मानते हैं? स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। इनको क्या मानते हैं? इनको स्वच्छंदतावादी स्वच्छंदता स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। इनकी कुछ और रचनाएं मान के रखेंगे, इनकी अन्य रचनाएं लिख लेंगे, या इनकी अन्य काल्पनिक रचनाएं लिख लेंगे। इनकी अन्य अन्य काल्पनिक खंड, है ना, अन्य काल्पनिक काल्पनिक क्या हो जाएगा? खंड काव्य, है ना। क्या लिखो भैया? काल्पनिक खंड काव्य।
कितने खंड काव्य हैं काल्पनिक? 3। उन तीनों का नाम जरूर लिखेंगे आप। 3 तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का नाम बिल्कुल लिखेंगे। पहला लिखना एक मिलन, मिलन हो जाएगा। एक नाम लिखेंगे भैया पथिक हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा पथिक, और एक और नाम आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा नाम? स्वप्न। एक नाम और लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा भाई साहब? स्वप्न। तो आपको याद होना चाहिए मिलन है, पथिक है और स्वप्न। ये तीनों कैसी हो जाएंगी? तो बोलोगे सर ये काल्पनिक खंड काव्य है। और जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वो कैसे कवि हैं? तो बोलोगे भैया स्वच्छंदतावादी कवि ये हैं। और ये राम नरेश त्रिपाठी की जो ये कविता कौमुदी है, ये लगभग 1500 से अधिक लोक गीतों का संग्रह है। ये 1500 से अधिक लोक गीतों का संग्रह है। बिल्कुल इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आपका नोट हो गया होगा। आगे बढ़े चले हम, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। ये बहुत ही शानदार जवाब होना चाहिए आपका कि भैया मिस्र बंधु जो हैं हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माने? एक तो बताओ, सरहप्पा को, गोरखनाथ को, विद्यापति को, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो तोतिए ए हिंद है ना। यहां पे याद रखना चाहिए आपको, हिंदी का प्रथम कवि मिस्र बंधु किसको मानते हैं? तो याद रखना मेरे भाई, गोरखनाथ को मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? गोरखनाथ को मानते हैं। बिल्कुल इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि भैया हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? गोरखनाथ को मानते हैं। और गोरखनाथ जो है, एक पॉइंट गोरखनाथ के बारे में लिखना, ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ये किस साहित्य के? तो आप लिखेंगे नाथ साहित्य के, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता। ये नाथ साहित्य के क्या हो जाएंगे? आरंभकर्ता माने जाते हैं। ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, है ना। और ये बात इतनी आप नोट करेंगे, इन्हें नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हम मानते हैं। विद्यापति को हम मैथिल कोकिल कहते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे आप। इनको हम क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल कहते हैं, है ना, मैथिल कोकिल कहते हैं। ठीक है, आपको पता अमीर खुसरो भैया खड़ी बोली के जनक कहते हैं, आपको याद होना चाहिए, खड़ी बोली के जनक कहते हैं, खड़ी बोली के जनक कहते हैं। और इन्हें तूती ए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तूती ए हिंद, तूती ए हिंद भी कहते हैं। याद रखना, ये सवाल जो पूछा गया, देखो हिमाचल प्रदेश पीजीटी में पूछा गया 2017 का सवाल, सॉरी 2016 का सवाल है। बड़े अगले सवाल की ओर, ये अगला सवाल देखेंगे और बताएंगे आप, इस सवाल का जवाब देंगे। भैया ये सवाल दिया गया, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? संस्कृत के 4 अध्याय। बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बना सकते हैं भैया कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है। तो आपको बहुत ही अच्छे से सभी भाई को याद होगा कि भैया संस्कृत के 4 अध्याय, तो बिल्कुल हम रट के बैठे हैं, बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा कि भैया संस्कृत के 4 अध्याय किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसके हैं? बिल्कुल याद होना चाहिए कि भैया संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। अगर रामधारी सिंह दिनकर जी के अन्य कुछ और ग्रंथ लिख ले, तो आप लिखेंगे कुछ अन्य ग्रंथ, इनके कुछ और अन्य ग्रंथ लिखेंगे। जैसे पहला ग्रंथ लिखेंगे कौन सा? सबसे पहला ग्रंथ लिखेंगे काव्य की भूमिका, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाएगी। क्या लिखोगे? काव्य की भूमिका, एक पहला ग्रंथ लिखोगे आप भैया, काव्य की भूमिका। ठीक है, एक अन्य ग्रंथ लिखना, दूसरा लिखना कि पंत प्रसाद और मैथिली शरण। क्या है? एक लिखना पंत प्रसाद, पंत प्रसाद, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। ये दूसरी रचना लिख लेंगे आप, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त, ये हो जाएगा मैथिली शरण। ठीक ना मेरे भाई, पंत प्रसाद और मैथिली शरण लिखेंगे मैथिली शरण के बारे में। थोड़ा सा और एक तीसरी रचना लिखना, शुद्ध कविता की खोज। क्या हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। ये बिल्कुल याद रखना है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना हो जाएगी? तो बोलोगे भैया संस्कृत के 4 अध्याय की जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इनकी अन्य रचनाएं काव्य की भूमिका है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण है, शुद्ध कविता की खोज है। बिल्कुल इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो मेरे भाई क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की निम्नलिखित में से सबसे पहले हिंदी, देखो इतिहास ग्रंथ की रचना, हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? बिल्कुल शानदार जवाब आना चाहिए।
सभी साथी देंगे कि भैया इसमें सबसे पहले रचना किसने की थी? शिव सिंह सेंगर ने की थी। किसने की थी? शिव सिंह सेंगर ने की थी। याद रखेंगे इस बात को आप। किसने की सबसे पहले रचना? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज। क्या रखेंगे? रचना लिखेंगे शिव सिंह सरोज। सबसे पहली रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज है। अगर हम शिव सिंह सरोज की रचना काल पूछें तो भैया याद रखना रचना काल है 1883। ये पहली रचना हो जाएगी 1883। एक और लिखना, अगला लिखना भैया शिव सिंह सरोज, शिव सिंह संग्रह, है ना। अगला लिखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें लिखना मिश्र बंधुओं का क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं का क्या है? मिश्र बंधु विनोद है ना, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद लिखेंगे। एक और अगली रचना लिखना, अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की हम बात करेंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप लिख सकते हैं द मॉडर्न, आप लिखेंगे भैया द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एक चीज ध्यान देना, अगर हम आपसे बात करें कि ये जो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ये रचना ये कब की रचना है, तो बिल्कुल आपको बोलना चाहिए सर ये 1888 की रचना है। इसका सन बिल्कुल याद रखेंगे। 1883 में शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर, इसका भी सन बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना मेरे भाई। आगे मिश्र बंधु विनोद की अगर बात करेंगे आपसे, तो मिश्र बंधु विनोद तो 1913 की रचना है, इसको भी लिख लेंगे। एक और आपको पता होगा भैया 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचना लिखी गई, तो 1929 में सबसे पहले पेज पे हमने आप दिखाया था कि भैया क्या रचना थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना का नाम लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना हो जाएगी? बोलोगे सर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और इसका रचनाकाल कब माना जाता? तो 1929 माना जाता है। इसका रचनाकाल क्या हो भैया? 1929 में। ये हिमाचल प्रदेश के पीजीटी में 2016 में ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? बहुत ही शानदार सवाल है भैया। कौन से ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपना जो रचना की वो कहां तक केवल रखा? सीमित, वो गद्य तक ही सीमित रखा। तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, जिन्होंने भैया क्या किया? अपनी रचना केवल गद्य तक ही सीमित रखी, है ना। जबकि अगर हम बात करेंगे रामविलास शर्मा का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, तीनों लोगों का नाम लिख सकते हो आप। या इन तीनों लोगों की बात अगर हम करेंगे, किसकी भैया? रामविलास शर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की। ये दो तीनों लोग गद्य और पद्य, है ना, गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना की। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में ना, दोनों विधाओं में रचना की है, या रचना किए हैं, लिख सकते हैं आप, रचना किए हैं। लेकिन इस पॉइंट को बिल्कुल इंपॉर्टेंट बना लेना मेरे भैया कि वह कौन से लेखक हैं जो मात्र किसमें किए? गद्य में रचना किए। तो बिल्कुल याद रखना प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद है। किसमें पूछा गया? केवीएस पीजीटी 2018 का सवाल है ये, केवीएस पीजीटी 2018 का सवाल है। आ जाओ अगले सवाल पे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत ही शानदार जवाब, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? क्या जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है? कि भैया राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है? बिल्कुल आप बताएंगे इसका जवाब। बिल्कुल इसका जवाब आप बिल्कुल मेरे भाई सभी साथी देंगे कि भैया अब पुरानी हिंदी किसने दिया? तो बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई साहब कि भैया पुरानी हिंदी जो कहा वो किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है ना। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी वह कौन सी इनकी रचना थी जिसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हुए? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की वो कौन सी रचना थी जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए? तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको भैया, उसने कहा था। कौन सी रचना है? उसने कहा था। इस कहानी के कार्य, कहानी है इनकी, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, ये कहानी है। लिख सकते हो इस कहानी के कारण, इस कहानी के कारण
कारण ये प्रसिद्ध हुए। ये क्या हुए मेरे भाई? ये प्रसिद्ध हुए। अगर उसने कहा था ये कहानी नहीं आई होती, नहीं लिखे होते तो ये शायद प्रसिद्ध इतने जल्दी तो नहीं हो पाते। लेकिन कहा गया ना कि सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण आता है जिसकी वजह से उसके दिन या उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो सेम यही रचना है कि भैया यही कहानी उसने कहा था। इस कहानी के कारण चंद्र शर्मा गुलेरी की जो हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना ली, इनकी एक बहुत बड़ी पहचान बन गई। हाँ, और ये पूरी तरीके से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। तो बिल्कुल इनकी बात को लिखना चाहिए। प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो प्रसिद्धि का कारण यही है। एक और रखना, एक इनका निबंध लिखना। एक निबंध मेरे भाई लिखेंगे। निबंध क्या है? कछुआ धर्म। एक निबंध लिखना। क्या लिखो? कछुआ धर्म। कछुआ धर्म यहां लिखते ना, एक लाइन यहां पे आती है, आप लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? मारे सी मोही खुठाओ। मारे सी मोही खुठाओ। मारे सी मोही मोही कुठाओ। ये भी लाइन किसकी है? तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, ये भी लाइन चंद्र शर्मा गुलेरी की है। कछुआ धर्म, और यहाँ रखें पुरानी हिंदी को सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, तो बोलोगे चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, इसके कारण ये प्रसिद्ध हुए, है ना। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही लेंदी पॉइंट्स दे दिया गया है, और आपको पता बहुत बड़े पॉइंट्स को कौन दे सकते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन यहां पे देख के आप बताओगे भैया ये तो बड़ा अड़बड़, मतलब बहुत अलग ही तरीके का सवाल हो जाएगा। ये अलग ही तरीके का सवाल हो जाएगा कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। बोलते ना, जो पुराना चावल होता है वो कौन खाते हैं? बड़े अमीर लोग खाते हैं, है ना। जो बहुत बड़े हैं, जिनके पैसे ज्यादा, इनके वहदे बड़े हैं, वही इनका प्रयोग करते हैं। वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। माने जो पुरानी पुस्तक होती, जो एथेंटिक पुस्तक होती, वही क्या करती है? देखो ना, गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने के व्यवहार में आती है। हर एक पुस्तक से एक नई रचना नहीं करते, है ना। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन, ये कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। याद रखना, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। जैसे पुराना चावल अमीर लोग खाते हैं, वैसे पुरानी किताबों के कुछ व्यवहारों को लेकर के क्या करते हैं भैया? किसी ग्रंथ की रचना हम करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 के आदि काल के किस प्रकरण की बात की गई? तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए भैया, ये प्रकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यूजीसी नेट 2019 का सवाल है। ये किस प्रकरण की बात की गई? प्रकरण नंबर 4 की बात की गई है। किस प्रकरण की बात की गई? तो बोलोगे सर ये प्रकरण नंबर 4 की बात की गई है। साथ साथ यहां तक क्लियर हो जाएगा ना? बिल्कुल ही साथ ही सभी देखेंगे प्रकरण नंबर 4 की बात की गई है। आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल को लिखो और बताओ। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति का सही लेखक है, बताना। इस पंक्ति के सही लेखक कौन हो जाएंगे? बोलना भाई। साहित्य जो है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। बिल्कुल इस लाइन को याद कर लो, 2-3 बार पढ़ लो। साहित्य जो है वो जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब। ये रचना किसकी? ये कथन किसका? बिल्कुल याद रखना हो चाहिए भाग्या कि ये रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये रचना किसका है? ये कथन किसका है? तो बोलोगे भैया ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। कुछ और पंक्तियों को बिल्कुल मैं लिखाने का प्रयास आपको करूंगा, और लिखने का प्रयास करेंगे भाई कि कुछ और पंक्तियां जैसे लिखेंगे। जैसे एक पंक्ति लिखेंगे, कविता का विषय मनोरंजन और उपदेश जनक होना चाहिए। बिल्कुल लिखेंगे एक पंक्ति, कविता का उद्देश्य, क्या लिखेंगे? या लिखो कविता का विषय, ऐसा लिखो, कविता का विषय मनोरंजन, कविता का विषय, कविता का विषय मनोरंजन एवं क्या हो जाएगा भैया? उपदेशजनक होना। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। उपदेशजनक होना चाहिए। उपदेशजनक होना चाहिए। अगर इस कथन की मैं बात करूंगा तो ये कथन किसका है? बिल्कुल सभी साथी लिखेंगे, यह कथन भैया किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है।
ये आप लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि भैया जो हमारा ये कविता है इसका विषय क्या होना चाहिए, मनोरंजन एवं उपदेश, मनोरंजन और उपदेश जनक होना चाहिए। एक अगली रचना लिखेंगे, एक अगला पंक्ति लिखेंगे, एक पंक्ति ये हो गई आपकी, एक पंक्ति और मेरे भाई लिखेंगे। अगली पंक्ति क्या होगी, काव्य संसार के प्रति कवि की, देखो काव्य संसार के प्रति लिखेंगे भैया, काव्य जो है वो किसके प्रति, संसार के प्रति, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान, ठीक, कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की, कवि की भाव प्रधान मानसिक, क्या लिखोगे, प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई है, कल्पना के ढांचे में ढली हुई है, कल्पना के ढांचे में ढली हुई है ना, कल्पना के ढांचे में ढली हुई है। यह जो प्रेरणा है, या लिखो प्रेम रूपा, बिल्कुल पॉइंट यही लिखते हैं, प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक, क्या लिखेंगे, प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। अगर इस पंक्ति की हम आपसे बात करेंगे, बिल्कुल सभी साथी लिखेंगे यह पंक्ति किसकी है, तो बाबू गुलाब राय की है। यह पंक्ति मेरे भाई किसकी है, तो ये पंक्ति बाबू गुलाब राय की है, बाबू गुलाब राय की है। एक और पंक्ति आप लिखेंगे, तीसरी पंक्ति लिखेंगे, सबसे उत्तम कहानी वह होती है, लिखेंगे भैया सबसे उत्तम कहानी वह होती है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता। ये पंक्ति किसकी है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये पंक्ति मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी मेरे भाई, मुंशी प्रेमचंद जी की है, प्रेमचंद जी की है। ये तीनों पंक्तियों को बिल्कुल लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हो जाएंगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति ये आपके सामने है। इसके बाद कौन सी हो जाएगी भैया, ये बहुत नहीं, इसको मोस्ट पकड़ चलेंगे, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया, बिल्कुल लिखेंगे आप, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया, बिल्कुल याद रखें भैया, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल। ये कौन से दिए हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र दिए हैं, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा दिए हैं, कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी दिए हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए हैं। तो याद रखोगे। अगर हम आपसे यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखना, एक पेज में ऐड करके बोलूँ, वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि मुझे एक पॉइंट नोट करना चाहिए यहाँ पे, आपको भी मेरे भाई नोट करना चाहिए। क्या पॉइंट हो सकता है, तो बोलोगे सर एक तो आप लिखेंगे भक्ति काल का नामकरण, क्या लिखोगे भाई, भक्ति काल का नामकरण। देखो भक्ति काल का नामकरण, और भक्ति काल के नामकरण में यहां देखो क्या लिखा गया भैया, भक्ति काल का नामकरण पूर्व मध्यकाल, बिल्कुल लिखेंगे इस बात को। भक्ति काल के नामकरण में पहला पॉइंट लिखेंगे पूर्व मध्यकाल, क्या लिखेंगे, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, दो नाम लिखना। एक तो बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, और एक क्या नाम देते हैं, उत्तर मध्यकाल। एक हो जाएगा पूर्व मध्यकाल और एक हो जाएगा मेरे भैया उत्तर मध्यकाल।
और जो पूर्व मध्यकाल है, ध्यान देना, जो पूर्व मध्यकाल है, ये पूर्व मध्यकाल है और उत्तर मध्यकाल, इसका नाम किसने दिया? तो आपको अभी देखा आपने, ये इसका नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन दिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए हैं। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए हैं। जबकि इसके आगे मैं आता हूं भैया, अगर मैं पूर्व मध्य काल की बात करूंगा तो इसे हम भक्ति काल कहते हैं। इसे क्या कहोगे? भक्ति काल कहोगे। और जो उत्तर मध्य काल है, इस काल को हम कहते हैं रीति काल। इस काल को क्या कहते हैं? रीति काल। ध्यान देना, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्य काल को हम रीति काल कहते हैं। और इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको सर, इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किए हैं। इसका नामकरण क्या हो जाए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किए हैं। आपको याद होना चाहिए इस बात कि भैया पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्ति काल की बात करेंगे या रीति काल की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्यकाल को रीति काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कि भैया अब ध्यान देना, भक्ति काल का नामकरण पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है ना? आ जाओ अगला। अगले सवाल पे हम आते हैं और ये आज हमारा लास्ट सवाल होगा। यूपी पीजीटी का सवाल है, 2009 का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल का जवाब देंगे, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? बिल्कुल सभी साथी इसका जवाब देंगे, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? ये सवाल आपके सामने है कि हिंदी कोविद रत्नमाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी आप नोट कर लेंगे कि भैया हिंदी कोविद रत्नमाला की जो रचनाकार हो जाते हैं वो कौन है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? बिल्कुल बताना। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? कि भैया श्याम सुंदर दास जी हैं? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? अगर मैं इसकी रचना बोलूं किसकी है तो श्याम सुंदर दास जी की है। ये किसकी रचना हो जाएगी? श्याम सुंदर दास जी की हो जाएगी। ठीक है, आप लिख सकते हो कि हिंदी कोविद रत्नमाला जो है, आप यहां लिख सकते हो मेरे भाई, हिंदी कोविद रत्नमाला जो है, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये जो दिख रहा आपको ये क्या है? तो बोलोगे भैया ये हिंदी कोविद रत्नमाला जो है ये कविताओं का संग्रह है, या सॉरी कवियों का संग्रह। ये कविताओं का नहीं, कवियों का संग्रह है, कवियों का संग्रह है। हिंदी कोविद रत्नमाला क्या है? बोलोगे भैया ये कवियों का संग्रह है। और इसके लेखक की बात आप जानते हैं भैया, इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं, है ना। और श्याम सुंदर दास जी हैं, जो श्याम सुंदर दास जी है ये द्विवेदी युग के आलोचक भी हैं और प्रतिनिधि कवि भी हैं। लिख सकते हैं ये द्विवेदी युग के कौन हो जाए भैया? द्विवेदी युग के लेखक। ये द्विवेदी युग के लेखक एवं आलोचक हैं। द्विवेदी युग के लेखक एवं आलोचक हैं। बस इस सेशन को देखो मेरे भाई यहीं तक रखूंगा। अगली क्लास जो होगी मेरी इस पे और आगे बढ़ाएंगे। बस आज ये 10 सवाल ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इन पॉइंट्स को छोड़ भी नहीं सकते हो और इसको लिखना भी ज़रूरी है। तो और वीडियो को बहुत लंबी भी नहीं ले जानी है, तो ऐसे में 10 ही क्वेश्चन करवाए। और मेरे भाई जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आदिकाल जो है, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस बड़े हैं, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। इन सवालों को 10 या 12 ही क्वेश्चंस हम कर पाएँ या 15 क्वेश्चंस कर पाएँ, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। बाकी जैसे ही हम आएंगे भक्ति काल, और भक्ति काल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वहाँ से आपको अगर मैं बोलूँ आदिकाल की बात करूँ तो यहाँ से 150 सवाल अगर हम कर लें, 200 सवाल कर लें और इसे फुल डिटेल कर लेते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा लगभग 3 से 350 400 सवाल कवर हो जाएगा। अगर हम आगे आते हैं भक्ति काल, तो भक्ति काल लगभग 1500-2000 सवाल बन जाते हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे सवाल बनते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक पॉइंट के सवाल बनते हैं और गलती वहाँ पे होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो वहाँ से भी हम सवाल करेंगे। वहाँ से भी जितना पॉइंट्स बन पाएगा मेरे साथी, जितना पॉइंट्स मैं जुटा पाऊंगा उन सभी पॉइंट्स को जुटाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करके आपके सामने ज़रूर लाने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी साथी जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्य अपने और भी साथियों तक भेजेंगे। ये जो मेरे भाई अभी बिल्कुल चैनल फ्रेश है, बिल्कुल नया चैनल बनाया गया है और ये खास तौर से एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी टेट, पीजीटी इन सभी
सभी परीक्षाओं के लिए, और खास तौर से हिंदी जो जहाँ आती है उन सभी परीक्षाओं में ये हिंदी का जो पूरी तरीके से ये चैनल हिंदी के लिए ही बनाया गया है। और और भी साथी जो यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए जुड़ना चाहते हैं, और मेरे वो सभी साथी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए ग्रामर पोर्शन जो बिल्कुल एडवांस तक का ग्रामर कराया जा रहा, व्याकरण करवाया जा रहा है मेरे भाई, तो वहां आप उसको जरूर करने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि व्याकरण सब जगहों पे सेम है, चाहे वो पुलिस का होता है तो या यूपीएसआई का है तो थोड़ा सा लेवल कमजोर रखते हैं, और अगर हम अपनी परीक्षाओं को देखें एलटी जीआईसी की देखें तो यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई रखते हैं। तो आप सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही एथेंटिक और सबसे मजेदार क्लास होगी, तो आप सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। और ये क्लास डेली रात्रि 8 ही बजे चल रही है, ठीक है, तो डेली रात्र 8 बजे आप मिलना और जुड़ना ना भूलें मेरे साथ। धन्यवाद सभी साथी को।